नमस्कार दोस्तों। जैसा आप देख रहे सौर मंडल सोलर सिस्टम की संपूर्ण जानकारी एक वीडियो में आज ख़त्म करेंगे। समय ना रहते लेते हुए आइए स्टार्ट करते हैं। ये सूर्य है। अब सूर्य से मतलब ये सारे हमारे प्लेनेट के जो है प्लेनेट है। प्लेनेट मीन्स ग्रह हैं सारे, ठीक है, ग्रह हैं। तो सबसे पहले क्या आता है, मरकरी आता है, ठीक है। फिर उसके 1 नंबर पे मरकरी है, 2 नंबर पे वीनस है, 3 नंबर पे हमारी पृथ्वी है, 4 नंबर पे मार्स है, 5 नंबर पे जुपिटर है, 6 नंबर पे सैटर्न है और 7 नंबर पर यूरेनस है, 8 नंबर पे नेपच्यून है और 9वां है प्लूटो। प्लूटो को जैसे कि ग्रहों की से हटा दिया गया है, अब इसको एक नक्षत्र तारा कहा जाता है, ठीक है। तो अभी इस समय जो टोटल ग्रह हमारे वो कितने हैं, 8 हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहली चीज़ मैंने नंबर डाल दिया सबके ऊपर। तो आप कह सकते हो कि जो सूर्य से एक तो दूरी के हिसाब से, तो यहाँ पे सबसे जो मरकरी है वो सबसे पास है सूर्य के। उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या वीनस है, फिर पृथ्वी है और फिर मार्स है और फिर जुपिटर है और फिर सैटर्न है और उसके बाद यूरेनस और नेपच्यून है। तो ये एक हिसाब से दूरी के हिसाब से यहाँ से हमें चित्र के माध्यम से क्लियर हो जाता है। आइए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आता है कि सूर्य से दूरी से बढ़ते क्रम में, मतलब सूर्य से दूरी बढ़ते क्रम में ग्रहों की स्थिति, कोई भी चार दे देगा, क्या स्थिति बताइए बढ़ते क्रम में। अगर दूरी से दिया है तब तो हमारा पहला क्या होगा, मरकरी होगा, उसके बाद वीनस होगा, फिर अर्थ होगा और उसके बाद मार्स होगा, जुपिटर होगा, उसके बाद सैटर्न होगा, उसके बाद यूरेनस और फिर नेपच्यून। जैसे क्या है, बुध ग्रह पहला, जैसे मैंने नंबर लगाया। उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो ये हमें याद होने चाहिए एक क्रम वाइज में, सबसे करीब कौन है फिर उससे सबसे दूर कौन है। अब जैसे यहीं से हमें पता चल जाएगा सबसे सूर्य के सबसे करीब ग्रह कौन सा है, तो हम कह सकते हैं बुध ग्रह सबसे करीब है। और सबसे दूर कौन सा है, तो वो हम कह सकते हैं वरुण है, नेपच्यून है, ठीक है। आइए, हमने दूरी के इसके माध्यम से पढ़ा। अब हम आकार के अनुसार घटते क्रम में पढ़ेंगे। आकार के अनुसार, जैसे सबसे बड़ा और सबसे छोटा, ये आकार होता है कि ग्रह में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है और फिर उससे छोटा ग्रह कौन सा है। तो हम कह सकते हैं जो बृहस्पति ग्रह है सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है, बृहस्पति है। फिर उसके बाद मतलब बृहस्पति से छोटा ग्रह कौन सा है, वो शनि है। ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा है, फिर उससे छोटा कौन सा है, शनि है। फिर उससे छोटा कौन सा, अरुण है। उससे छोटा कौन सा, वरुण है। और उससे छोटा कौन सा, पृथ्वी है। और उसके बाद कौन सा है, शुक्र है। और उसके बाद आता है बुध आता है। तो हम कह सकते हैं कि जो बुध ग्रह है वो सबसे क्या है, छोटा ग्रह है, ठीक है। बुध क्या है, सबसे छोटा ग्रह है। और हम पृथ्वी को अगर हम कहें तो पृथ्वी कौन से नंबर पे आती है, 3rd नंबर पे आती है, यानी तीसरे नंबर पे आती है आकार की स्थिति में। यानी सबसे पहले बुध आता है सबसे छोटा, फिर उसके बाद शुक्र है और उसके बाद पृथ्वी है, ठीक है। तो ये भी हमें पता होना चाहिए, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सूर्य दूरी के हिसाब से जो बढ़ते क्रम में और यहाँ पे आकार के अनुसार में घटते क्रम में। यहाँ देखिए घटते क्रम मैंने दिया, ध्यान दीजिएगा, घटते क्रम में ही मैंने लिखा है। अगर बाय द वे आकार के अनुसार बढ़ते क्रम आ जाता है तो इसका उल्टा हो जाएगा। उल्टा में सबसे पहले बुध आएगा, सबसे छोटा बुध है, फिर उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद वरुण, उसके बाद अरुण और शनि और बृहस्पति, फिर लास्ट में हो जाएगा। तो ये इनका ध्यान रखना कि घटते क्रम और बढ़ते क्रम और आकार के अनुसार में, आकार के अनुसार और सूर्य से दूरी के अनुसार, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में से ही अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आइए आगे देखते हैं। आइए ग्रह के बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारा ग्रह आता है बुध ग्रह। बुध ग्रह के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो देखिए सबसे पहली चीज़, बुध ग्रह जैसे हमने बताया कि ये सबसे छोटा ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे निकट है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, निकट, समीप, पास, करीब, निकटतम भी दे सकता है, समीपतम भी दे सकता है। तो कौन सा ग्रह होगा, वो हमारा बुध ग्रह होगा। याद कर लीजिए बुध ग्रह। बुध ग्रह में दो चीज़ें फैक्ट हैं, सबसे छोटा ग्रह अगर पूछा तो बुध, और सूर्य से सबसे करीब ग्रह कौन सा, बुध ग्रह है। आइए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं शुक्र ग्रह के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, इसके फैक्ट हमेशा पूछे जाते हैं पेपर में। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए शुक्र ग्रह वीनस होता है। वीनस क्या है? पहला फैक्ट है सबसे चमकीला ग्रह होता है। ये क्या होता है? सबसे चमकीला ग्रह होता है। और भोर का तारा भी इसे कहते हैं। अगर पूछ दिया जाए भोर का तारा या सांझ का तारा, तो दोनों ही केस में क्या होता है? शुक्र ग्रह होता है। उसके साथ अगर पूछ दिया जाए सौंदर्य का देव, अगर सौंदर्य का देवता पूछ दिया जाता है कौन है, तो वो हमारा क्या होगा? शुक्र ग्रह होगा। पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है इसको। पृथ्वी की बहन कौन सा ग्रह होता है? शुक्र ग्रह होता है। देखिए यहाँ से 5 क्वेश्चन बन गए हैं। 5 क्वेश्चन। भोर का तारा किसे कहते हैं? शुक्र ग्रह को। सांझ का तारा शुक्र ग्रह को। पृथ्वी की बहन किसे कहते हैं? शुक्र ग्रह को। तो ये हमें पता होना चाहिए कि शुक्र ग्रह को क्या क्या कहते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। बात करते हैं पृथ्वी की। तो पृथ्वी क्या है? सबसे पहला जीवंत ग्रह, और जीवित ग्रह भी इसे कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे जीवन संभव है। उसके बाद इसे हरा ग्रह कहते हैं। हरा ग्रह क्यों? क्योंकि यहाँ पे जीवन संभव है और पेड़ पौधे हरियाली है, ऑक्सीजन है। ठीक है, उसके बाद मार्स के लिए एक चीज़ हमें याद रखना है कि मार्स क्या है? लाल ग्रह है। ठीक है, लाल ग्रह क्यों है? क्योंकि ये लाल, यहाँ की मिट्टी लाल है। ठीक है, और इसे लाल ग्रह कहते हैं। बस ये याद करना कि मास से समझना, मास क्या होता है? मास में अगर फट जाए तो खून बहता, खून क्या होता है? लाल होता है। तो इससे हमें याद कर लेना है कि लाल ग्रह क्या है? वो मंगल है। ठीक है, पृथ्वी हमने पढ़ा पृथ्वी के बारे में और मंगल के बारे में। आइए आगे ग्रहों के बारे में देखते हैं। एक ये बृहस्पति, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। बृहस्पति जो है, जुपिटर, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये भी अक्सर पूछा जाता है, कन्फ्यूजन हो जाती है। देखिए, बृहस्पति और शुक्र में कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं करना। आज कन्फ्यूजन दूर कर लेना पूरा। सबसे पहला क्या इसमें है? सबसे बड़ा ग्रह। तो अगर इस सबसे बड़ा ग्रह पूछता है तो वो क्या होता है? बृहस्पति होता है। उसके बाद सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह वो कौन सा है? वो तो भी बृहस्पति होता है। यानी जिसके बहुत सारे उपग्रह हैं वो कौन सा है? बृहस्पति है। और सबसे भारी ग्रह यानी वजन में सबसे भारी कौन सा है? वो बृहस्पति है। तो 3 चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। कौन कौन सी? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? बृहस्पति। सबसे अधिक उपग्रह वाला जो ग्रह कौन सा? वो भी बृहस्पति है। और सबसे भारी ग्रह कौन सा है? वो भी बृहस्पति है। उसके बाद एक है वरुण। वरुण के बारे में एक है, ये सबसे दूर ग्रह कौन सा है? सबसे दूर अगर पूछ लिया जाए वो क्या है? सबसे दूर ग्रह कौन सा है? तो वरुण, नेपच्यून होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें समझ आ गई और इनको एक बार वीडियो को और देखते ही सारी चीज़ें हमें कर लेनी चाहिए। आइए आगे देखते हैं। आइए कुछ फैक्ट के बारे में बात करते हैं। तो एक ये हमें चीज़ें ध्यान रखनी, कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए दोनों चीज़ों में। सबसे अधिक चमकीला तारा, ध्यान दीजिए यहाँ पे चमकीला तारा है तो वो साइरस होता है। क्या होता है? साइरस। और सबसे छोटा उपग्रह की बात हो रही है तो वो डीमास होता है। ये दोनों हमें याद करके रखना है, क्योंकि अभी हमने बताया था कि सबसे चमकीला जो ग्रह वो कौन सा होता है? तो वो हमारा शुक्र होता है। अगर ग्रह की बात आती है, ठीक है, तब तो शुक्र लगाना। ठीक है, वो शुक्र होगा। अगर तारा आ जाए लिखा हुआ तो तारा क्या होता है? साइरस होता है। देखिए बच्चे बहुत कन्फ्यूजन होती है यहाँ पे। अब दे देता है ग्रह और लगा के आ जाते हैं साइरस। अगर कहीं गलती से होता है कि चमकीला तारा पूछ लिया तो ग्रह लगा के आ जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उपग्रह और ग्रह में हमें पता होना चाहिए। अब उपग्रह क्या होता है और ग्रह क्या होता है? सिंपल सी बात है। जो उपग्रह क्या होता है? जो मतलब ग्रह की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, और जो ग्रह होते हैं वो सूरज की परिक्रमा करते हैं। तो ये डीमास और साइरस दोनों हमें कभी नहीं भूलना। आइए कुछ फैक्ट की बात करते हैं। तो सूरज सन के बारे में देखते हैं कि क्या फैक्ट होते हैं और क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले तो इसकी दूरी जो होती है, सूरज की दूरी पृथ्वी से दूरी, मतलब पृथ्वी सूरज के कितने दूर है, तो ये हमारा एक आंकड़ा है, इसको हमें याद करना है। क्या है ये हमारा? देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी कि 14 करोड़। ठीक है, 14 करोड़ 95 लाख 98 हज़ार किलोमीटर की दूरी है ये। ठीक है, अगर इसकी अनुमानित आयु देखी जाए तो 4.6 बिलियन वर्ष। याद रखना लगभग, यानी यहाँ पे 4.6 बिलियन बस याद रख लेना। ठीक है, और यहाँ पे देखिए पृथ्वी पर प्रकाश पहुँचने में लगा समय, यानी पृथ्वी से जो प्रकाश हमारी जो सूरज की किरणें होती हैं वो धरती पर पहुँचने में कितना समय लगती हैं? तो उसकी है 8 मिनट 16.6 सेकेंड। ध्यान रखिए, 8 मिनट 16.6 सेकेंड। ये एक्यूरेट डाटा है।
आपको 8 मिनट भी दे सकता है, 8.5 मिनट भी दे सकता है, ठीक है। तो आपको वो ध्यान से लगाना है। आइए आगे देखते हैं। हम पृथ्वी के बारे में कुछ फैक्ट पढ़ेंगे पृथ्वी की। अब अनुमानित आयु की बात करें तो अनुमानित आयु क्या है, ये है पृथ्वी की अनुमानित आयु। इसको हम क्या कह सकते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, यानी 460 करोड़ वर्ष, ठीक है। 460 करोड़ वर्ष हम लिख सकते हैं इसको, कि अनुमानित आयु कितनी है, 460 करोड़ वर्ष, ठीक है। अगर इसको इस रूप में भी दे दिया जाए तो इसको 4.6 इंटू में 10⁹ ये भी हमें डाटा याद रखना है। कभी कभार होता है अनुमानित आयु देता है और ये दे देता है। अब ये तो हमें बच्चे हमें ये पता होता है, ये पता ही नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी हमें याद रखना है। अब देखिए, जो पृथ्वी घूर्णन गति करती है, जैसे पृथ्वी की 2 गतियाँ होती हैं, ध्यान रखने वाली बात है। एक होती है घूर्णन गति, एक होती है परिक्रमण गति। घूर्णन गति होती है जो अपने आप ही घूमती रहती है, अपने अक्ष पे घूमती है, उसे घूर्णन गति कहते हैं। परिक्रमण क्या होती है, जब किसी की परिक्रमा करती है, जैसे सूर्य की परिक्रमा करती है। तो जो घूर्णन गति होता है वो 23 घंटे 56 मिनट 4.9 सेकंड में पूरा करती है। तो ये टाइम याद रखना है, 23 घंटे 56 मिनट, सेकंड को अगर छोड़े 23 घंटे 56 मिनट, लगभग 24 घंटे पूरे हो जाते हैं। ये क्या होती है, घूर्णन, अपने अक्ष पे घूमने के लिए। और अगर परिक्रमण में बात करें तो कितना समय लगता है, तो 365 दिन लगते हैं, 5 घंटे लगते हैं, 48 मिनट लगता है, 45.51 सेकंड लगता है, ठीक है। यानी हम लमसम कह सकते हैं 365 दिन 5 घंटे, 5 साढ़े 5 6 घंटे पकड़ के चलो, ठीक है। 5 घंटे 49 मिनट पूरा, ठीक है। 365 दिन 5 घंटे 49 मिनट पूरा लगता है। अगर अक्ष कक्ष की बात करें तो झुकाव, यानी हमारी पृथ्वी थोड़ी ऐसे झुकी हुई है, ध्यान देखिए ऐसे है, ठीक है, थोड़ी झुकी है। तो वो कितना झुकी हुई है, तो वो 23 डिग्री 27 इंच मतलब डिग्री हुआ है, 23 डिग्री और 27, ये यहाँ तक झुकी हुई है। तो ये भी यहाँ क्वेश्चन बन जाता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। सारे फैक्ट है, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। ये संपूर्ण पृथ्वी के बारे में जानकारी है, तो ये हमें सारे डाटा याद करके रखने हैं। आइए चंद्रमा की बात करते हैं, चंद्रमा के क्या फैक्ट है। अब यहाँ पे चंद्रमा की अगर बात होती तो चंद्रमा क्या है, सबसे पहले एक क्वेश्चन यहाँ पे, चंद्रमा क्या है, ये हमारा उपग्रह है, ठीक है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, वो चंद्रमा है। ध्यान रखिएगा, चंद्रमा क्या है, पृथ्वी का उपग्रह है। अब पृथ्वी से दूरी इसकी कितनी है, तो ये दूरी इतनी है, यानी 3,84,401 किलोमीटर ये दूरी है। परिक्रमण अवधि है, अगर इसकी बात करें तो चंद्रमा पृथ्वी के परिक्रमण करती है और घूर्णन अपने आप में करती है, तो दोनों का समय लगभग सेम ही है, यानी 27.32 दिन लगते हैं, ठीक है। इसको हम इस 27 सही 1/3 दिन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोनों का समय हमें ये याद रखना है कि दोनों का सेम ही है, परिक्रमण और घूर्णन गति सेम होती है। चंद्रमा के बारे में ये फैक्ट थे। आइए आगे देखते हैं और फैक्ट। आइए कुछ इम्पोर्टेंट कथन के बारे में जानेंगे, जो अक्सर किस्मत जब बुरी होती है तो पूछ लेता है और नहीं पता होता है तो बड़ा टेंशन होता है। सबसे पहला कथन जो है, सूर्य सौरमंडल का केंद्र है, ये सर्वप्रथम किसने कहा था, तो केपलर नाम हमें याद रखना है। क्या, केपलर ने कहा था सूर्य सौरमंडल का केंद्र है। दूसरा कथन जो है, सौरमंडल आकाशगंगा का एक भाग है, ये किसने कथन दिया था, तो ये हर्शेल इन्होंने दिया था, हर्शेल ने, सौरमंडल आकाशगंगा का एक भाग है। अब हबल ने क्या कहा, हबल के बारे में देखिए तो ब्रह्मांड में लाखों आकाशगंगा है, ये कथन जो है हबल ने कहा है। देखिए ये कभी मान लो आपको ये दे देगा, ये सेंटेंस अब ये दे देगा, ये शब्द किसने कहा, तो हमें पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछ सकता है। आइए आगे देखते हैं, महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में बात करते हैं। महत्वपूर्ण परिभाषाएं कौन कौन सी है। पहला तो हमें ब्रह्मांड के बारे में हमें पता होना चाहिए कि ब्रह्मांड के बारे में, ब्रह्मांड क्या है। तो हमने यहाँ देखा अनगिनत तारे जो होते हैं, अनगिनत तारे, आकाशगंगा, निहारिकाएं एवं अन्य आकाशीय पिंड सम्मिलित होती हैं। तो ब्रह्मांड में सभी चीज़ें सम्मिलित हैं, यानी ब्रह्मांड में सब कुछ आ जाता है।
जैसे अनगिनत तारे भी आ जाते हैं, आकाश गंगाएं आ जाती हैं, निहारिकाएं आ जाती हैं, सारे आकाशीय पिंड आ जाते हैं। तो ब्रह्मांड ही सबसे बड़ी चीज़ होती है, ब्रह्मांड। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है कोस्मोलॉजी। कोस्कोलॉजी है, कोस्मोलॉजी है, ठीक है, यहाँ पे ठीक कर लिए, कोस्मोलॉजी। अभी कोस्मोलॉजी क्या होता है, एक वर्ड होता है। तो ये कोस्मोलॉजी क्या होता है, ब्रह्मांड की प्रकृति एवं उत्पत्ति से संबंधित है, विज्ञान है ये एक, मतलब कोस्मोलॉजी एक विज्ञान है। वो क्या काम करती है कि जो ब्रह्मांड की प्रकृति होती है और उत्पत्ति से संबंधित विज्ञान है, तो उसकी वो खोज करता है, ठीक है। आइए एक और देखते हैं, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष शब्द होता है, बहुत ही चर्चित वर्ष है प्रकाश वर्ष। तो क्या होता है, ये निर्वात, निर्वात का मतलब होता है जो एकदम निर्वात हो, ठीक है। उसमें 3 × 10⁵ किलोमीटर सेकेंड की गति से प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी होती है। ये प्रकाश वर्ष मतलब जो इतने किलोमीटर घंटे की रफ्तार से निर्यात में एक वर्ष में तय की गई प्रकाश की दूरी, उसे कहते हैं प्रकाश वर्ष। अगर बात करते हैं तो एक प्रकाश वर्ष में कितने मील होते हैं, तो इतने मील होते हैं 5.88, और इसको गुणा करते हैं 10⁶ तो ये हमारा निकलता है मील। अगर इसको एक्सप्लेन करते हैं तो ये लमसम आपका आ जाएगा 588 ये, और कितने 10⁶ तो 0 लगा दो, 2 इधर 4 0, ठीक है, ये आ गया। तो यह इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 58,80,000 मील, ठीक है, ये आ जाएगा। इतने मील बराबर क्या होता है, एक प्रकाश वर्ष होता है। और एक ये भी बहुत हमें इम्पोर्टेंट है, पारसेक। पारसेक हमें पता होना चाहिए ये क्या है, मतलब एक यंत्र है, ठीक है, एक मात्रक है, क्या है, किस प्रकार का होता है। तो देखिए, अगर हमें नहीं पता होता पारसेक के बारे में तो बहुत हम लगा के आ जाते हैं कुछ भी। तो इसे कह सकते हैं ये दूरी का एक मात्रक है। क्या है, दूरी का एक मात्रक है, ध्यान रखिए, दूरी का मात्रक। अब दूरी का मात्रक तो ये कहाँ पे यूज होता है, तो हमारे सौरमंडल में यूज होता है, यानी कि ग्रहों की स्थिति किलोमीटर के रूप में जाने के लिए, जो प्रकाश वर्ष के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अब एक पारसेक का जो मान होता है वो कितना होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, यानी बहुत लंबी दूरियों को नापने के लिए पारसेक का यूज होता है, ठीक है। छोटी दूरियों का तो किलोमीटर होता है, पैरामीटर होता है, ये मीटर होता है, तो बहुत छोटे छोटे यूनिट्स हैं, ठीक है। तो प्रकाश वर्ष को नापने का पारसेक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। आइए आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं को। अब आता है आकाश पिंड। आकाश पिंड क्या है, ठीक है, आकाश पिंड के बारे में हम पढ़ेंगे, आकाश पिंड क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, आकाश पिंड जो है, आकाश गंगा, मंदाकिनी भी कहते हैं इसको, आकाश गंगा कहते हैं या मंदाकिनी कहते हैं, गैलेक्सी कहते हैं। तो मुख्यतः जो अभी हमने जो पढ़ा है कि आकाश गंगाएं क्या होती हैं, देखिए ये 3 प्रकार की होती है, मतलब 3 तरह की होती है। पहला तो होता है सर्पकार आकाश गंगाएं, ठीक है, और दूसरा होता है दीर्घवृत्तीय आकाश गंगाएं, अनियमितता कार जो होती है आकाश गंगाएं, ठीक है। तो पहला सर्पकार में पढ़ते हैं क्या होता है। इसमें क्या होता है, तारों का अधिक जमाव पाया जाता है, ठीक है। और सिंपल सा हमें देखना, तारों का बहुत सारे तारे होते हैं इसके अंदर, ठीक है। एंड्रोमेडा और एवं हमारी आकाश गंगा अर्थात एरावत पथ, ध्यान दीजिए, एंड्रोमेडा क्या, एक मंदाकिनी है, एक हमारी आकाश गंगा जिसे हम एरावत पथ कहते हैं, जिसे मिल्की वे कहते हैं, क्या कहते हैं, मिल्की वे, जिसे एरावत पथ कहते हैं, ठीक है। ये दोनों इसी का ही उदाहरण है। यानी हम कह सकते हैं हमारी पृथ्वी जो है वो किसी मंदाकिनी में आती है, मतलब किस आकाशीय पिंड में आती है, तो वो आती है सर्पकार आकाशीय पिंड में, ठीक है। और दीर्घवृत्तीय आकाश गंगाएं क्या होती है, इनका निर्माण जो होता है वो प्राचीन तारों से होता है, जो प्राचीन बहुत पुराने तारे हैं उनसे इनका निर्माण होता है। और अनियमितताकार जो होते हैं उनका नवीन प्राचीन तारों से होता है। ये भी हमें पता होना चाहिए, कभी भी हमसे ये पूछ सकता है, ठीक है। ये आकाश मंदाकिनी के 3 प्रकार होते हैं। आइए आगे देखते हैं। यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे तारामंडल। तारामंडल क्या होता है, तो ये तारों का समूह होता है, ठीक है। बहुत सारे तारे अगर एक साथ होते हैं तो उसे तारामंडल कहते हैं। जैसे हम आकाश में देखते हैं, रात को देखते हैं, तारामंडल में कहीं 5 तारों का समूह, कहीं 8 तारों का समूह, कहीं 7 तारों का समूह, ठीक है, जिसमें सप्तऋषि हमारा होता है, इसी तरह से, ठीक है। अभी तक जो ज्ञात है 89 तारामंडल
अभी तक हम जानकारी में है कि 89 तारामंडल है, जिसमें से क्या होता है सेंटोरस हो गया, जेमिनी हो गया, हाइड्रा हो गया, ये सभी तारामंडल के प्रकार हैं। ऐसे और भी प्रकार हैं। तो इसमें से ये ध्यान देने वाली बात है, सबसे बड़ा जो तारामंडल होता है वो हाइड्रा होता है। कौन सा होता है ये? हाइड्रा होता है सबसे बड़ा तारामंडल। ये इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं ये तारामंडल से पूछ सकता है कि सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा? हाइड्रा है। आपको 4 ऑप्शंस दे दिया जाएगा, एक हाइड्रा होगा, तो ये आपका हाइड्रा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये हमें पता होना चाहिए परिभाषा, क्वेसर। क्वेसर क्या होता है? क्वेसर एक अजीब सा नाम होता है, हमारे लिए अलग ही है। क्वेसर क्या होता है? तो क्वेसर की परिभाषा देखते क्या है। यह अत्यधिक चमकीले आकाशीय पिंड होते हैं और ये आकाश गंगा से छोटे होते हैं, ठीक है, लेकिन यह उनसे अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। सिंपल सा, जब हम आकाश में देखते हैं तो बहुत कुछ जो आकाशीय पिंड चमकीले होते हैं, बहुत सारे। तो हम कह सकते हैं जो क्वेसर होते हैं वो क्या होते हैं, वो आकाश गंगा से छोटे होते हैं और उसमें बहुत अधिक प्रकाश होता है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा चमकीले होते हैं, ठीक। तो आइए अब बात करते हैं धूमकेतु। बहुत इंपॉर्टेंट होता है धूमकेतु, कोमेट्स जो अंग्रेजी का वर्ड होता है। तो धूमकेतु नाम आता है, हमने कई बार देखा भी है धूमकेतु क्या होते हैं। तो धूमकेतु जो होता है वो धूलकण होते हैं, ठीक है, धूलकण होते हैं, धूलकणों से बने होते हैं, गैसेस से बने होते हैं, बर्फ से आदि से बने होते हैं। ये ब्राय उपांत होते हैं, आउटर फ्रिंज में पाए जाते हैं। ये मतलब जो हमारी बाहरी परत होती है वहाँ पे पाए जाते हैं। अब कुछ धूमकेतु देखे गए हैं, तो जैसे हेलबाप है, फाबर्स है, हेल है, टेम्पल है, ये कुछ धूमकेतु के उदाहरण हैं जो हमें पता होने चाहिए। सिंपल सा बात है, ये जैसे धूमकेतु दे देगा, 4-3 नाम दे देगा, एक अलग से कुछ दे देगा, उपग्रह ग्रह दे देगा, तो बताएगा इसमें से कौन डिफरेंस है। तो हमें जब पता होगा तभी तो हम बता सकते हैं कि ये अलग है, ठीक है। ये भी पूछ सकता है कि ये हेल क्या है, हमारा धूमकेतु है, तारामंडल है, क्वेसर है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन बना के दे सकता है। यहाँ पे देखिए कि हेली धूमकेतु जो है वो क्या होता है, 76वें वर्ष दिखाई देता है, प्रत्येक 76वें वर्ष में दिखाई देता है। वो कौन सा हेली धूमकेतु है। आइए आगे कुछ इंपॉर्टेंट देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए तारा स्टार, जैसे हमें पता है तारा क्या होता है। तो तारा की डेफिनेशन क्या होती है, वो विशाल आकाशीय पिंड होते हैं जिसमें अपना स्वयं का प्रकाश या ऊर्जा होता है, ठीक है। जो आकाशीय पिंड जिसमें अपना स्वयं का प्रकाश और ऊर्जा होता है वे तारा कहलाते हैं, ठीक है। नक्षत्र देखिए क्या होता है, पृथ्वी के चारों ओर 27 तारा समूह होते हैं। मतलब जो तारा मंडल में आते हैं, जैसे तारों का समूह होता है वैसे ही नक्षत्र होते हैं। तो अभी तक ज्ञात कितने 27 ऐसे नक्षत्र हैं जो पृथ्वी के चारों ओर हैं। अगर हम बात करें पृथ्वी प्रत्येक नक्षत्र को कितने दिन में पार करती है, तो वो 14 दिनों में पार करती है नक्षत्र, ठीक है। आइए आखिरी बात हम पढ़ते हैं ग्रह क्या होते हैं। ग्रह क्या होते हैं, अब सिंपल सी बात है, हमने ग्रह के बारे में पढ़ा। ग्रह क्या होता है, ग्रह में अपना प्रकाश नहीं होता, वो सूर्य के प्रकाश पे डिपेंड होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, ये सूर्य के चक्कर लगाती है, मतलब सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, वह क्या होते हैं, ग्रह होते हैं, ठीक है। तो इनमें एक होता है आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह क्या होते हैं, इसमें बुध, शुक्र और पृथ्वी एवं मंगल, ये 4 नाम रखना, ये आंतरिक ग्रह कहलाते हैं, आंतरिक ग्रह, ठीक है। और ब्रह ग्रह क्या होते हैं, ब्रह ग्रह में बृहस्पति, शनि, अरुण, ये 3 ग्रह जो होते हैं ये ब्रह ग्रह होते हैं। इन्हें ब्रह ग्रह क्यों कहा जाता है, इन्हें आंतरिक ग्रह क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखिए जो ग्रह ग्रह होते हैं इनका आकार बड़ा होता है, ठीक है, और ये गैसीय होते हैं, इनके अंदर गैस होता है। और दूसरी चीज़ क्या होती है, इनके अंदर ये विलय टाइप के ऐसे, मतलब ये टाइप के होते हैं, ठीक है, जो बाहर की तरफ से ऐसे ऐसे बने होते हैं, ठीक है। तो और आंतरिक ग्रह क्या होते हैं, ये इसमें गैसीय नहीं होते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये हैं। तो ये 4 आंतरिक ग्रह और ब्रह ग्रह हमें पता होना चाहिए। और उपग्रह की बात करें तो उपग्रह क्या होते हैं, जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। उपग्रह जो है ये क्या होते हैं, ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है, ये उपग्रह होते हैं, ठीक है। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और हाँ एक बार वीडियो को और पॉज करके देख लीजिएगा। और वीडियो देखते समय जो भी हमने बताया इसको एक पेन कॉपी पे नोट बना के और इसको लिख लीजिए ताकि आपको आगे तक याद रहे। अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और ये अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।